अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पैंडोरा पेपर्स के ऊपर, साथ ही साथ दो अहम मौज़ूआत भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। पैनामा पेपर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में पाकिस्तानियों के 400 से ज़ायद नाम सामने आए, लेकिन कुछ ही के ऊपर लिटिगेशन सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ के ऊपर पिटिशंस दायर की, साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI, NAB और तमाम तरह इदारे मुतहरक दिखाई दिए। हमने ये भी देखा कि कुछ ही खास लोगों के नाम सामने आए, जबकि 450 जितने लोग रजिस्टर्ड थे और इसमें नाम जिनके सामने आए वो तमाम तरह के ऊपर लिटिगेशन स्टार्ट ना हुई। पेंडोरा पेपर्स में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो है पर्टिकुलरली क्या कंसर्न है, इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम तरह लोग हैं जिनका ऑफशोर कंपनीज में नाम सामने आ रहा है, इनकी कितनी अब तक क्लैरिफिकेशन सामने आई है, कितनों ने इसके ऊपर गुफ्तगू किया, कितनों ने नहीं की। ऑफशोर कंपनीज इटसेल्फ अगर हम देखें कोई क्राइम नहीं है, ये इलीगल काम नहीं है, लेकिन ये उस वक्त तक बिल्कुल जस्टिफाइड होता है जब तक आप अपने तमाम तरह एसेट्स को डिक्लेयर कर दें और आप ये जस्टिफाई कर दें कि आपकी जो ऑफशोर कंपनीज है वो लीगल है और तमाम तरह हलाल तरीके कार से आपने इनको बनाया है, ना ही क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए बनी है और ना ही आपने अपनी ऑफशोर कंपनीज को किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के हवाले से। उनका एलिगेशन है कि 2013 से लेकर 2018 तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो ग्रांट किए गए हैं मोटरवे के हवाले से वो तमाम तर जो है वो गलत थे और वो 3 गुना जो है ज़ायद कीमतों के ऊपर ग्रांट किए गए थे। जो अब हाल में हम देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट किए गए वो 3 जो है मरतबा या 3 टाइम्स लेसर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है, CPAC के हवाले से हम गुफ्तगू सुन रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। पहले ये आवाज़ सामने आती थी कि CPAC को जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो लाहक है, इंडिया रॉ NDS जो है CPAC को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह कुलभूषण जाधव एक एस्पेनॉज केस था, ICJ में भी वो गए और ये तमाम तरह इंटरनेशनल डिबेट सामने आई और पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिशें की गई इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से। लेकिन अब ये आवाज़ें आ रही हैं कि अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली CPAC को अंदर ही से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे सैयद गिलानी साहब से कि इसमें कितनी सदाकत है, क्या है ये तमाम तर मामला, और NAB के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि तमाम तर अपोजिशन पार्टीज़ का अब भी यही कहना है कि ये ऑर्डिनेंसेस जो इसमें अमेंडमेंट आती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और हम NAB को नहीं मानते, एक ऑटोनॉमस इदारा नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सैयद गिलानी साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे मोटरवे के हवाले से। जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट किए गए हैं वो 3 टाइम्स हैं वो मैक्सिमम प्राइसेस के ऊपर किए गए थे 2013 से 18 तक। सर ये क्या मामला है, इसको ज़रा बता दीजिए। देखिए ये ऐसा है कि ये इल्ज़ाम जो है वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने 2018 में भी आते लगाया था और उसकी वजह से कि CPAC के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर करप्शन हुई है, 70 अरब की करप्शन हुई है। कोई सक्खर मोटरवे का प्रोजेक्ट था और उसके लिए मुराद सईद और शहजाद अकबर जो उस ज़माने में टास्क फोर्स के हेड थे वो चाइना भी गए थे और चाइना जाके उन्होंने 70 अरब की करप्शन एक रोड पे निकालने की कोशिश की और उसकी वजह से ये हुआ था कि चाइना ने पाकिस्तान को थ्रेट दिया था कि ये हमारे प्रोजेक्ट पे करप्शन की आप बात कर रहे हैं और उसमें CPAC का पूरा इफेक्ट आ गया था। और चाइनीज़ कंपनी थी जो कि इसमें इन्वॉल्व थी जिसने कि रोड बनाई थी, उसका नाम मैं आपको बताऊँगा, अभी TV पे भी चल रहा होगा, उसका नाम था चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। और उन्होंने ये डिनाई किया था कि एक पैसे की हमने करप्शन नहीं की है। तो ये उस वक्त जो है वो CPAC जो है वो स्लो हो गया था और असद उमर साहब उस वक्त मिनिस्टर होते थे प्लानिंग के और वो उसके काफ़ी परेशान हुए थे और उसमें ये हुआ था कि खबर ये आई थी कि PTI की गवर्नमेंट के आते ही जो है वो रज़ाक दाऊद जो एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स लगे थे एडवाइज़र टू द PM और दूसरा ये मुराद सईद, उन्होंने जो है वो CPAC के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो चाइना को नाराज़ कर दिया था। अब लेटेस्ट ये है कि मुराद सईद साहब ने और फवाद साहब ने, चौधरी जो मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक और झूठी खबर चलाई है और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने डाक में रखा है और प्राइम मिनिस्टर ने उस खबर को ऑन कर लिया। ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है और गलत खबरें चलाती हैं, बाद में ये रिट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं यूटर्न अच्छे होते हैं। ये यूटर्न की बात नहीं है। लेकिन ये क्या ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से प्रूव कर पाएंगे जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है? ये टोटल फ्रॉड है इनकी खबर का और ये इसके ऊपर जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से एक कमेटी बनवा दी है कि ये FIA इसको चेक करेगा। दूसरी कमेटी बना दी है कोई मिनिस्टर ऑफ ये फवाद चौधरी और अमाल असरकी की वो करेंगे। इसके अंदर
आप ट्रांसपेरेंसी में हमने यही उनको लिखा, ट्रांसपेरेंसी के जस्टिस नासरा इकबाल ने और हमारे जो चेयरपर्सन है, कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो 2018 में अवार्ड हुआ है, 2018 के अंदर रुपया जो है 100 रुपये का था, ठीक, डॉलर, और आज 175 रुपये का, 72 रुपये का है जी। और 2018 के अंदर स्टील जो है वो 80,000 रुपये टन था, आज जो है वो 1.5 लाख रुपये टन है। तो वो आज जो है वो उस वक्त की करप्शन, अगर एक प्रोजेक्ट उस वक्त अवार्ड हुआ था 1 अरब रुपए में, तो उसके अंदर अगर आज होगा तो वो उसकी डबल कीमत पे अवार्ड होगा, 2 अरब में होगा। आज वो जो है वो आधे अरब में अवार्ड नहीं हो सकता। तो इनका ये झूठ है और ये गलत है, और इसको हमने उनको लिखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कि आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके अंदर, देखिए जो इन्होंने अवार्ड किए हैं। इन्होंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें धोखे में रखा, कहा कि 10 करोड़ रुपए पर किलोमीटर 4 लेन मोटरवे की हमारी कीमत कम आ रही है 2013-15 के कॉन्ट्रैक्ट में, 10 करोड़ रुपए, और प्राइम मिनिस्टर से कहलवा दिया कि 20 करोड़ रुपए, जबकि इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट जो अभी इन्हें 2021 में अवार्ड हुए हैं उसके अंदर एक ही दिन में 2 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, जिसमें कि क्योंकि हर रोड की जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन होता है जी। एक अगर हिल पे रोड है तो उसमें ब्रिजेज ज़्यादा होते हैं, उसमें पानी की निकासी ज़्यादा होती है। एक फ्लैट रोड है उसके अंदर ब्रिजेस कम होते हैं, कलवर्ट कम होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो टेरेन के हिसाब से बढ़ती है, मटेरियल के हिसाब से बढ़ती है। उसके अगर उसमें फिलिंग ज़्यादा है तो फिलिंग करेंगे तो उसकी मट्टी की बढ़ाई होगी, उसके साथ साइड पे जो है वो उसके स्टोन पिचिंग होगी, उसकी कॉस्ट होती है। तो इनके एक ही दिन में 2 कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए इन्होंने अभी हाल में मुराद सईद साहब के NHA डिपार्टमेंट ने, और उसमें अंदर एक रोड की कीमत जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि ये है तकरीबन 200 मिलियन, हाँ 25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और दूसरे रोड की है 50 रुपये पर किलोमीटर। ठीक, तो ये डबल तो खुद ही कर रहे हैं, आपस में झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। और झूठ का अदाला ये है कि इसमें चाइना ने जो है बड़ा सीरियस व्यू लिया था, और ये है कि अब दोबारा यही है कि चाइना का जो ये CPEC है, CPEC जो है एक्चुअली दिस इज़ पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी। और ये काम मैं आपको बताऊं, मैं सर्बिया में एम्बेसडर था तो प्रेसिडेंट वुचिच के साथ मीटिंग हुई थी, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद पाकिस्तान के 2 आइटम पे। उसने कहा पाकिस्तान की मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद है और मैं भी बनना चाहता हूँ। एक तो ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, 6 न्यूक्लियर पावर है, जी। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी न्यूक्लियर पावर बने। दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान चाइना का BRI में बेस्ट रोड है जी, और हम चाहते हैं कि सर्बिया जो है वो यूरोप में चाइना का पाकिस्तान बने। इतना इम्प्रेस था वो, यानी हमारा चाइना की दोस्ती जो है वो दुनिया को जो है एक हमारा इमेज बना हुआ है, उसको हर्ट हो रहा है ये ऐसे झूठ। ये झूठ जो है ये नवाज शरीफ आज़ादारी की दुश्मनी में ये झूठ। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को एटलीस्ट इस तरह जो है इररिस्पांसिबल बिहेव नहीं करना चाहिए। नहीं है जी, फवाद चौधरी स्पोक्समैन है हुकूमत का, और ये मिनिस्टर है हुकूमत का, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर इमरान खान इनको बाय करके वो बयान दे देते हैं। सर जैसे आपने BRI की बात की कि BRI में पाकिस्तान का जो CPEC का हिस्सा जो है इससे काफ़ी जो है इम्प्रेस है इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वो भी, लेकिन सर इसमें आपको लगता है कि BRI में जिस तरह फ़िलीपींस की अगर हम बात कर लें, NBN, ZTE करप्शन स्कैंडल और बहुत सारे ऐसे ममालिक में इस तरह की जो करप्शन हैं वो सामने ऑन एंड ऑफ आ रही है, पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कहीं पर कोई करप्शन जेन्युइनली हुई होगी CPEC में? देखिए करप्शन जो है वो ना होने का सवाल ही नहीं है जी, ठीक है। करप्शन की कई जो है वो सूरतें होती हैं, मगर जहाँ तक ताल्लुक है कि हुकूमत में बैठ के इररिस्पांसिबल बिहेव ये बयान देते हैं, तो इसमें ये हुआ है कि चाइना नाराज हो गया दोबारा, अच्छा, और बंद कर दिया CPEC को। और असद उमर साहब ने कल बयान दिया है, बहुत बड़ी बात करें, असद उमर साहब ने कल कहा है कि चाइना CPEC के ऊपर जो है कॉरिडोर पे जो हमारे CPEC का जो है ये और वन रोड के उसके ऊपर अमेरिकन और यूरोपियन, आई नो इट एज एन एक्स एम्बेसडर, दे आर अगेंस्ट चाइना, दे डोंट वांट चाइना। एग्जैक्टली सर, वो उसके एक और कंट्री उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। कल बयान दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना के लोन है CPEC के वो सिर्फ 20% है, ठीक है सर, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। मैंने ब्रेक पर जाना है। बिल्कुल जिस तरह सैयद गिलानी साहब कह रहे हैं कि यूरोप और बहुत सारे दीगर ममालिक BRI के ऑलरेडी अगेंस्ट, जिस तरह ट्रांस पैसिफिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं TPP जो कि BRI के अगेंस्ट बनाया गया था, ये भी इस बात की निशानदेही है कि हमारी हुकूमत को और हर आने वाली हुकूमत को बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है ऑन CPEC एंड ग्वादर पोर्ट ओवरऑल BRI प्रोजेक्ट। एक छोटा सा वक्फा
वक्फा लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम पैंडोरा पेपर्स के हवाले से। 2021 में इसने आते ही शोर मचा दिया है। क्या है पैंडोरा पेपर्स और पैनामा पेपर्स से कितना मिलता है और इसमें क्या कुछ हो सकता है मजीद, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त सी पैक के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की सैयद गिलानी साहब ने, और मोटरवे के ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है पिछली हुकूमत के ऊपर, ये बहुत ही सेंसिटिव है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है ताकि सी पैक डिस्टर्ब ना हो सके, सैयद गिलानी साहब का ये कहना है। और सैयद गिलानी साहब से मैं आप जानने की कोशिश करूँगी पैंडोरा पेपर्स के हवाले से। पैंडोरा पेपर्स 2021 से 700 से ज़ायद लोगों के नाम जो हैं वो इसमें आए हैं और पैनामा पेपर्स में 400 से ज़ायद लोगों के नाम इसमें आए थे। क्या बताएंगे सर आप इस पर व्यूअर्स को हमारे, और प्रोड्यूसर साहब ज़रा स्लाइड्स प्ले कर दीजिए इस पे जो रेलेवेंट है। जी देखिए, इसके अंदर जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि पनामा पेपर्स जो है वो 2016 में आए थे जी, और उसमें 450 के करीब पाकिस्तानियों के नाम थे जी, और उस पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाने की कोशिश की। जैसे अभी इस प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल कमीशन को कहा कि वो करेगा। वो कमीशन वो जुडिशल बना रहे थे। उसमें मुझे याद है कि उन्होंने रिटायर्ड जजेस को, जस्टिस सईद आसिफ सईद, उनको लगाने की कोशिश की, फिर नहीं बना और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो केस ले लिया। दही जमाली जो है वो चीफ जस्टिस से, वो केस सुनते रहे। दही जमाली साहब रिटायर होकर चले गए, केस ख़त्म हो गया। और पनामा के जो 450 नाम थे उसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था। उसमें हसन नवाज, हुसैन नवाज के अपार्टमेंट के नाम थे जी। इसी तरह अभी पंडोरा बॉक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है जी। वो तो शहबाज गिल ने एक दिन पहले जो है वो एक नाम ज़बरदस्ती इमरान खान का डालने की कोशिश की। ICIJ ने कह दिया है कोई भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नाम नहीं है। मकसद ये कि ये गलत प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो इमरान खान का नाम ज़बरदस्ती उन्होंने डरवा दिया टीवी में एक दिन पहले कि जी ये 2 ज़मान पाक का नाम आ रहा है, इमरान खान का नहीं आ रहा। भाई जब आए थे IJ की रिपोर्ट आए तो उसके बाद देना। ये रिपोर्ट वो ऐसे नहीं भेजते, वो पहले उन्होंने 2 साल से कर रहे थे, लेटर भी भेजा था, इमरान खान को भी भेजा, हर एक को भेजा, जो इसके अंदर नाम आए 700 हर एक को भेजा था। किसी ने जवाब दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये जो है नाम इन्होंने भी कोशिश की है करने की। हुआ ये कि जो 450 नाम थे उनके, उसके अंदर सिर्फ एक नवाज शरीफ को उन्होंने केस पनामा के ऊपर डिसाइड किया। पनामा में नाम नहीं था उसका, वो उन्होंने उसको अकामा पे निकाल के बाहर कर दिया, केस बंद कर दिया। वो केस खोसा था, वो साकिब नशरात से, उन्होंने केस को ख़त्म कर दिया। और वो केस करने वाला कौन था? जमात इस्लामी का सिराजुल हक साहब। और उस पे उसी केस के अंदर मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने कहा था कि 62-63 में ये छुपाया है, जिसने छुपाया है वो सबके साथ डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो उसमें खोसा साहब ने कहा था कि अगर ये 62-63 में इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो सिवाय सिराजुल हक के नहीं बचेगा। अब दोबारा सिराजुल हक साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ पेंडोरा बॉक्स के ऊपर। और ये जो हमने लिखा है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कि ये किसी का, यानी पहले भी नहीं किया, ना स्टेट बैंक ने किया, ना FIA ने किया, ना NAB ने किया, ना SCCP ने किया, ना एंटी करप्शन ने किया, ना कोर्ट्स ने किया, ना हाई कोर्ट ने किया। और अब भी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर ये आप इमीडिएटली इसके ऊपर जो है वो एक ऑर्डर इशू करें। वो ऑर्डर बड़ा सिंपल है कि जितने भी ये 1225 नाम हैं, उन नामों को जो है जिनके भी उनके एसेट डिक्लेयर हुए हैं उनको आप फ्रीज कर दें। FBR को ऑर्डर दे कि उसको फ्रीज कर दें। फ्रीज करने का मतलब ये है कि उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो। ठीक। और उसके बाद वो आके हर आदमी जो है वो प्रूव करे कि ये पैसा उसका लीगल है और ये थ्रू प्रॉपर चैनल से बाहर गया, लीगल मनी था जी। चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो है 2016 के बाद जो है अपनी 2018 की जो एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसपे कि इमरान खान ने कहा था कि मैं लीगल है इसको ख़त्म करूँगा आके, जो नहीं ख़त्म हुई थी, और उसके अंदर उन्होंने एमनेस्टी ली है। फैसल वाडा भी उसमें शामिल हैं और लकी वाले भी उसमें शामिल हैं, उनकी सबों की प्रॉपर्टी निकली है। अभी सवाल जवाब देखेंगे तो ICIJ के ऊपर हमने सवाल जवाब किए तो उन्होंने सबों ने कहा है कि हमने 2018 में ये डिक्लेयर कर दिया। 2018 की स्लाइड ये आप देखेंगे, स्लाइड के अंदर एक चीज़ उसमें आ रही है कि 2018 का जो ऑर्डिनेंस था वो एप्लीकेबल नहीं था ऑन दी मेन आइटम। वो मेन आइटम ये था कि जो फंड जो हैं, फंड अगर ये क्रिमिनल प्रोसीड से आए हैं जी, क्रिमिनल ऑफेंस जी, एग्जैक्टली। क्रिमिनल
प्रोसीडिंग्स, जी। क्रिमिनल एक्ट से, क्रिमिनल एक्ट जो है वो है बत्ताखोरी, जी। रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और टैक्स चोरी। टैक्स चोरी एफबीआर का इनकम टैक्स सर टैक्स इवेजन तो सारे बिजनेसमैन, मेजॉरिटी इतने सारे बड़े बिजनेसमैन कर जो रहे हैं। है वो है क्रिमिनल, उस पर आप देखेंगे सेक्शन इसकी एग्जैक्टली जी सर, इसकी सजा है। बात सुन ले मेरी कि ये सेक्शन 1999, 92, 93, 94 के तहत टैक्स इवेजन की चोरी करने वाले को 3 साल सज़ा है जी सर, और लाख 2 लाख 10 लाख फाइन है, तो क्रिमिनल हो जाता है। वो क्रिमिनल पे ये नहीं आते, तो ये सारे के सारे इन्होंने अगर इसको यूज़ किया है तो वो फंस जाएंगे और वो सारा पैसा वापस आएगा, प्लस उनके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये इस वक्त जो है वो आप देखें स्लाइड के अंदर एक एक चीज़ है कि ये अ पर्सन इज लायबल टू 3 ईयर जेल टर्म फॉर असिस्टिंग टैक्स एवेजन। जी सर। दूसरा है पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल ऑन conviction with a fine of or imprisonment for a term of not exceeding 3 years for abatement of income tax. फिर है सेक्शन 92A, 192A, person shall commit an offence punishable on conviction with imprisonment up to 2 years. तो ये सारी है, ये तो क्रिमिनल है, तो इस पे 2018 की एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं है जी सर, एक्सटेंड होती गई तो फिर एक्सटेंड हो जाए कोई भी। आज भी एमनेस्टी जो बिल्डर्स को दी हुई है वो उसमें एक्सटेंडेड है अभी तक, क्रिमिनल एलिमेंट है। नहीं सर क्योंकि एक्सटेंड हो रही है ना, नहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैसा जो है, जो पैसा है वो पैसा आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं कि ये पैसा में वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी है मोहम्मद अली ने उसने वहाँ पे खोली अपनी अकाउंट खोला और $10 मिलियन डाल दिए, उसने प्रॉपर्टी ले ली। अब वो अली साहब जो हैं वो प्रूव कर रहे हैं इसके साथ कि ये पैसा जो इनका जो है वो कमाया था उन्होंने, लीगल था, और वो लीगल था, उस पर पाकिस्तान में टैक्स पे किया था जी। और वो गया है थ्रू हवाले से नहीं गया है, वो थ्रू स्टेट बैंक गया है। वो एग्जैक्टली वही है जो काजी फैज ईसा की वाइफ का था, मनी ट्रेड, सोर्स ऑफ मनी और इनकम टैक्स पेड, और उसके हिसाब से वो अगर प्रूव करते हैं कि वो सही है तो वो उनकी प्रॉपर्टी रिलीज हो जाए। सर यानी आपने ये क्लियर कर दिया कि अगर वो लीगल प्रूव कर देते हैं कि लीगल है तो फिर ऑफशोर कंपनी कोई क्राइम नहीं है, यानी नहीं ऑफशोर कंपनी क्राइम कभी भी नहीं थी। जैसे लेकिन कुछ लोग इसको भी फैब्रिकेट कर रहे हैं, गलत है ना। देखिए ये मैं आपको बताऊं, आज से 30 साल पहले से PIA की ऑफशोर कंपनी बनी हुई रूरल होटल की, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। इमरान खान ने बनाई थी 1973 में बनाई थी अपने अपार्टमेंट के लिए ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनियां जो है वो बनती हैं और वो लीगल हैं, मगर बात हो रही है कि क्रिमिनल ऑफेंस है अगर जिसमें कि वो ऑफशोर कंपनी का लॉ के हिसाब से पाकिस्तान में इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना जरूरी है, SCC में भी डिक्लेयर करना जरूरी है, उस पर जो पैसा गया है उसकी लीगल सोर्स ऑफ इनकम बताना ज़रूरी है, उसका मनी ट्रेड बताना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। तो हम ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये जो FBR को ये पावर दी जाए, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऑर्डर दें कि ये सारे के सारे इसको कन्फिस्केट करे, सिर्फ पेंडोरा पेपर्स के नहीं, पनामा के भी। सर जिस तरह आपने पैनामा पेपर्स की बात की, पैनामा पेपर्स में बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के ऊपर जो लिटिगेशन हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि नहीं हुई थी? गलत कह रही हो ना, किसी पे नहीं हुई थी, किसी पे नहीं हुई थी, पिटिशंस तो फाइल हुई थी ना, नहीं हुई थी। यही मुश्किल है, हमारे जुडिशल सिस्टम ने सिर्फ एक शख्स पे की थी। अच्छा। और ये दूसरी अगर थी तो शायद जहांगीर तरीन पे थी जी, किसी पे नहीं हुई। बाकी तो उसको दोबारा उठाएं और करें, और उसको करने के ये जुडिशरी जो भी करती है करती रहे, मगर आसान सोल्यूशन ये दिया है कि FBR को ये पावर दे दें कि ये इनको सबों को सीज कर दें, 1250 एसेट्स को, इनके सारे अकाउंट्स को, और डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान इज़ द सिग्नेटरी ऑफ उनकॉक, रेटिफाई किया था 2007 में। आप देखेंगे इसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान में मैं चेयरमैन था, हमने मुशर्रफ साहब को लिखा था कि ये रेटिफाई करो। उसके अंदर सेक्शन 51, 52, 53 में है रिकवरी और स्टोलन एसेट, उसके हिसाब से ये स्टोलन एसेट की रिकवरी करें, और ये सारा इसके अंदर हमने दिया हुआ है कि ये लीगल है और उस लीगल के हिसाब से करें, और इसमें 2018 की एमनेस्टी की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट में, क्योंकि इस दफ़ा आप देखें कि इसके अंदर जो नाम आए ना जी सर, उसमें पाकिस्तान इस वक्त FATF के अंदर हम ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसमें इनका इम्पैक्ट आएगा कि हमारे यहाँ से किन किन के नाम आए। पाकिस्तान के 80% बड़े बिजनेसमैन के नाम आए,
सारे पाकिस्तान के सब वो बोल के जो शोएब शेख है उनका भी नाम आ गया, पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। पाकिस्तान के मोर देन 8 टीवी चैनल के ओनर्स के नाम आए हैं जी 8, एक नहीं, अच्छा बोल नहीं बल्कि सारे ये नाम लेने की बात नहीं है, मगर हैं आप देखें पाकिस्तान के जर्नल्स के नाम आए हैं जी पाकिस्तान के सिटिंग, यानी इस पूरे ठीक है सर, के अंदर ब्रेक लेना है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, नैप के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे पेंडोरा पेपर्स 2021 के हवाले से। इसमें अपोजिशन पार्टीज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान के नाम शामिल हैं, 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम इसमें दर्ज है। क्या SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FPR, NAB जो है मुतहरिक होंगे, इसके ऊपर कुछ करेंगे? क्या पिटिशंस इनके ऊपर दायर होंगी और क्या ये प्रूव कर पाएंगे अपने नाम कि जो भी उन्होंने ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हैं, जो उनके एसेट्स हैं वो लीगल हैं और हलाल तरीक़ाकार से उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हैं या नहीं कर पाएंगे? इसके ऊपर सैयद गिलानी साहब डिटेल में गुफ्तगू कर रहे थे कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो कोई क्राइम नहीं है, लेकिन वो तब क्राइम होती है जब आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए उनको बनाते हैं, या फिर आप अपने मनी ट्रेल को प्रूफ ना कर पाएं, या फिर आप उस कंपनी को किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। सैयद गिलानी साहब, आप मजीद भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि ये जो है पाकिस्तान के जो नाम आए हैं ये दुनिया में किसी कंट्री के ऐसे नहीं आए। हमारे सिटिंग गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट आधी कैबिनेट के नाम है इसके अंदर, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। इसके अंदर जमात इस्लामी का एक भी नाम नहीं है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ का एक भी नाम नहीं है, इसके अंदर MQM का एक भी नाम नहीं है, इसके अंदर ANP का कोई नाम नहीं है, इसमें जमात इस्लाम का नाम नहीं है, सिर्फ PTI के और पीपल पार्टी के और वो हैं अपने शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी मैं कह रहा हूँ PTI के, और वो पंजाब के अंदर जो है नून लीग है उसकी चौधरी ब्रदर, इनके नाम आ रहे हैं। मोनिस, ये नाम जो है इनको जो है वो मतलब इसके आप जाके देखें ICIG के अंदर हर एक के सवाल जवाब हैं। उन्होंने बहाने किए हैं कि हमने ये किया, किसी ने सिंगापुर में कंपनी बनाई है। अरे भाई, आपके यहाँ पे यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के नाम है। गवर्नमेंट का जो अभी एडवाइज़र रिटायर हुआ है, डॉक्टर क्या नाम है उसका, फाइनेंस का, मसूद जी, उसके बेटे दामाद का नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसके लिए हमने कहा कि और कोई सूरत नहीं है। TI पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशन है मैं आपको ये बता देता हूँ, बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर कि आप FBR को कहें कि वो नाम 700 और 450 के नाम पनामा और पेंडोरा के जो हैं वो ICIG से कलेक्ट करें। हमने भी उनको भेज दिया है, लेकिन ये कॉपी जो ICIG को गई है उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। ICIG का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि TI Pakistan has been involved with ICIG during preparation of this report of Pandora, and they were provided lot of information. तो इसलिए मैं ऑथेंटिकेटेड बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो हमने ये कहा है कि FBR जो है वो उसको पावर दी जाए कि इनकी सबों की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी जाए और इनको किया जाए कि प्रूफ दिया जाए कि अपनी सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है और क्रिमिनल ऑफेंस से नहीं है वो जो लॉ में है। और उसके अंदर जो लॉ है वो लॉ बड़ा मैंने क्लियर बता दिया है कि FBR ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिक्लेयर्स टैक्स एवेजन एज अ क्रिमिनल क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस। वो 2008 के 18 के जो टैक्स एमनेस्टी में नहीं शामिल है, अभी जो बिल्डर्स को दिए उसमें भी शामिल नहीं है वो। और वो FATF देख रहा है ऊपर से, दे आर गोइंग टू सी वेदर वी फॉलो इट और नॉट। तीसरा ये है कि फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन 2018 इज नॉट एप्लीकेबल, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऑल फॉरेन एसेट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन जो दोनों पनामा में और पेंडोरा में आए हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए, और उन एसेट्स को अगर 3 महीने के अंदर वो जस्टिफाई नहीं करते जो अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे मिनिस्टर है, चाहे TV ओनर है, चाहे जनरल है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे बिजनेसमैन है, तो उनको जो है वो अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन उसको करके और रेटिफाई किया था मुशर्रफ ने। आपको दिखा रहे हैं कि उसके अंदर मुशर्रफ साहब से मैंने करवाया था, और ये प्राइम मिनिस्टर हो सकता है शौकत अजीज़ था कि इसको रेटिफाई करें, और रेटिफाई करके उन्होंने उसको किया था। तो उसमें ये चीज़ करें और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ होगी तो हमारे पास पाकिस्तान में करप्शन का जो बाजार है वो बंद हो जाएगा। और ये जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि पहले कहा कि ये तो पेंडोरा बॉक्स जो है ये तो खोला पहाड़ निकला चूहा।
और आज उनको जब डंडा पिलाया तो कहते नहीं इसकी इंक्वायरी होगी। अरे भाई आप लोगों को सिवाय बोलने के काम करो अपना, टीवी पे बोलने के लिए बैठे हुए एंकर बैठे हुए अपोजिशन लीडर आपको काम करने के लिए लगाया हुआ है, आपको तनख्वाह देते हैं, आपको इज्जत दी हुई है, काम करके पाकिस्तान को ठीक करो वरना अगले इलेक्शन में आपका नाम भी नहीं होगा और हो सकता है कि आपको सज़ा मिले कि आपकी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो इदारे पाकिस्तान में करप्शन करने वालों की वजह से नहीं है, उनकी वजह से जो उनको रोकना था, कैबिनेट ने रोकना है, मिनिस्टर ने रोकना है, नैब ने रोकना है, कोर्ट ने रोकना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो किसका कसूर है? उसका तो कसूर है ही मुल्जिम का, मगर इनका भी कसूर सर कोई सू मोटो आपको दिखाई देता है कि इसके ऊपर होगा या पिटिशन दायर होंगी या तमाम तर इदारे मुतहरिक होंगे? नहीं, सू मोटो क्या होगा अभी आपको मैं बताऊँ, इसी का जो है नैब का ऑर्डिनेंस जी, यानी इसके अंदर जो है जो रेटिफाई किया था उनका जो है ये यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन, उसके तहत जो है ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हुई 2007 में। उसमें आप देखिए नाम आ रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसमें पाकिस्तान में जो ये काम दिया था नैब को दिया था कि नैब इज़ द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन। अब नया जो ऑर्डिनेंस आया है माशाल्लाह उसके ऊपर आए, नैब के ऑर्डिनेंस की तरह फाइल चला दीजिएगा जी। नैब के ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो फाइनेंशियल डीलिंग जो है वो नैब के प्रोड्यूस से ख़त्म कर दी गई है। तो ये जो है पनामा पंडोरा नैब इसके में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नैब के ये ऑर्डिनेंस जो 7 तारीख को आया है उसके बाद नैब कैन नॉट टच एनी फाइनेंशियल मैटर दैट हैज़ टू बी डेल्ट बाय FBI। तो हमने इसीलिए लिखा है कि FBI चेक करे ये ठीक नैब का, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के इफेक्टिव होने के बाद कोई ताल्लुक नहीं है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी काफ़ी ले दे हो रही है कि ये असद उमर साहब ने कल कहा ये NRO नहीं है। NRO का मतलब है नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। वो अगले प्रोग्राम में आपको पूरा बताऊंगा वाटर नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस में भी यही था कि अंडर दैट ऑर्डिनेंस जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अनाउंस कराया था उनके साथ मिनिस्टर थे। आज हमारे कैबिनेट में अगर 32 मिनिस्टर हैं तो 17 मिनिस्टर जो है परवेज़ मुशर्रफ के साथ के थे, उसमें सारे शामिल थे। ये चौधरी बरादान थे, उसके अंदर फवाद था, उसके अंदर सारे से मिनिस्टर थे, उन्होंने वो कराया था। उसके अंदर नैब के उन्होंने कानून में चेंज किया था कि करप्शन के जो केसेस चल रहे हैं वो ख़त्म हो गए, विड्रॉ कर लें। तो इस कानून के तहत भी लिखा हुआ है कि जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 2011-2021 कमिंग इनटू फोर्स ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, देखिए ये NRO है, ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, ऑल ट्रायल रेफरेंस जो चल रहे हैं, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू पर्सन और ट्रांजेक्शन मेंशन इन सब क्लॉज 2 ये ऊपर की सब क्लॉज में, जिसमें के अंदर के ये पार्लियामेंट के मेंबर सारे आउट हो गए, इसमें बिजनेसमैन आउट हो गए, इसमें ब्यूरोक्रेट आउट हो गए, अनलेस इट इज़ प्रूवन दैट द ब्यूरोक्रेट हैज़ टेकन कैश मनी इन हिज अकाउंट। ठीक, जो आज तक तो कहने प्रूव नहीं किया, 18 साल के 28 साल हो गए जी। तो इसमें लिखा है कि मेंशन दिस शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी। नैब के प्रिव्यू से बाहर है ये ठीक, ये सारे के सारे केस रुक जाएंगे और ये सारे के सारे केस। ऑपोजिशन ने भी तो शोर मचाया हुआ था नैब के हवाले से कि नैब ऑटोनॉमस नहीं है, नैब एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। इसका ताल्लुक उससे नहीं है, डोंट मेक इट पॉलिटिकल इशू प्लीज। ये अपोजिशन का उसका ताल्लुक नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है इसके अंदर एग्जाम्पशन दी गई है। ये एग्जाम्पशन वही है जो FBI तो आप कर सकता है ना इसके ऊपर। FBI तो हमेशा कर सकता था, नहीं करता ना, उसके कमरे में हड्डी नहीं है। FBI का चीफ कौन है? ठीक सर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शौकत तरीन। शौकत तरीन इसके अंदर मुबर्रा हो रहा है। शौकत तरीन ने अपने आप को जो इसके अंदर जो इसका डिसीजन लिया है कि फाइनेंशियल क्राइम जो है वो इसमें नहीं आएंगे, तो शौकत तरीन साहब उसमें से निकल गए नैब से। फिर उसके बाद देखिए डिसीजन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट के अंदर सिर्फ हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी सारे मिनिस्टर, शौकत तरीन उसके अंदर मेन पार्ट है। उसके बाद है कमेटीज़ है, CCI है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, NFC है, एक्निक है जी, PWP CWP है जी। इसके हेड शौकत तरीन है। ठीक है सर, शौकत तरीन के पास ऊपर करप्शन का केस चल रहा है नैब का। ठीक, शौकत तरीन के दोनों समझियों पे करप्शन का केस चल रहा है, शौकत तरीन के दामाद पे करप्शन का केस चल रहा है, शौकत तरीन की बेटी पे चल रहा है। सब फिर उनकी पोजीशन जस्टिफाइड ही नहीं है, फिर कैसे वो पोजीशन पर मौजूद है? ये ऑर्डर निकाला है कि ये सिर्फ ये इसमें से निकल जाएगा कि मैं काम नहीं कर सकता जब तक कि मुझे इसमें से नहीं निकालते। ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। जो ये है पर्सनल स्पेसिफिक है, इसको लीव करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर निज़ाम है, प्राइवेट सेक्टर के आदमी को नैब अप्लाई नहीं हो सकता। अब जो ये बिल्डर है, बिल्डर माफिया है, उसको नैब नहीं पकड़ सकता।
और सबसे बड़ा ये है कि एक और इसे कानून में चेंज किया इन्होंने, सेक्शन 15 में ये था कि जो कन्विक्शन हो जाती है जिसकी, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसको अगर प्ली बार्गेन भी करता है, वॉलंटरी रिटर्न भी करता है, तो उसको कन्विक्टेड है तो उसको लोन नहीं मिल सकता था 10 साल तक। ठीक है, अब उसको लिखा है कानून में कि ये कानून खत्म, एज इफ नॉट अवेलेबल सिंस बिगिनिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल गुफ्तगू की डीप मौज़ूआत के ऊपर, पैंडोरा पेपर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हमने डीपली कॉन्वर्जेशन की, साथ ही साथ नैब के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई और सी पैक के हवाले से भी हमने कुछ गुफ्तगू की कि कैसे वो अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो सकता है अगर हुकूमत का स्टांस इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल ना हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।